हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर थर्ड लेसन स्टार्ट किया था मैक्रो इकोनॉमी का, जो था नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। आज हम उसी का ही नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाती हूँ तो ये एक ईयर के अंदर आपके कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसकी जो करंट मार्केट प्राइस होते हैं उस पर उसकी कितनी टोटल वैल्यू होगी वो हमारे लिए नॉमिनल जीडीपी कहलाएगा। इसके अंदर ना इन्फ्लेशन को अलग नहीं किया जा सकता। अब मैं इसी को ही तुम्हें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मान लो कि हमारा देश एक शॉप है, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल को बेचता है। अगर मैं पिछले साल का एस्टिमेशन करती हूँ तो उस समय ना हमारी शॉप पर ना 10 मोबाइल्स जो है वो सेल हुए और एक मोबाइल की जो वैल्यू थी ना वो 10,000 रुपीज़ थी। तो अगर मैं नॉर्मल जीडीपी निकालती हूँ तो वो क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस होता है। इसका मतलब 10,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, जो मेरा अमाउंट निकलेगा 1,00,000 रुपीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर के अंदर आपके शॉप पर मान लो 10 ही मोबाइल सेल हुए, जितने पहले हुए थे उतने ही आपने अब भी बेचे हैं, ठीक है। लेकिन अब मोबाइल का जो प्राइस था वो इन्फ्लेशन की वजह से इंक्रीज़ हो गया, मतलब 10,000 की जगह पर वो 12,000 रुपीज़ का हो गया। तो अब अगर मैं नॉमिनल जीडीपी फाइंड आउट करती हूँ तो वो मेरा होगा 10 मल्टीप्लाई में 12,000 मीन्स 1,20,000 रुपीज़। अब आपको ये तो समझ आ गया कि भाई पिछले ईयर में 1,00,000 रुपीज़ हुआ था और इस ईयर में 1,20,000 रुपीज़ हुआ, ठीक है। लेकिन देखने वाली बात क्या है कि दुकान के अंदर ना कोई भी नया मोबाइल तो बना ही नहीं, ना बिका। तो इसका मतलब जो उसकी दुकान की इनकम में इंक्रीज़ हुआ वो सिर्फ किसकी वजह से हुआ, इन्फ्लेशन की वजह से, प्राइस बढ़ने की वजह से। इसीलिए नॉमिनल जीडीपी के अंदर ना हमेशा इन्फ्लेशन की वजह से जो इनकम इंक्रीज़ होती है ना उसी को ही शो किया जाता है। इसीलिए नॉमिनल जीडीपी के अंदर आपको 3 बातें ध्यान देने वाली होती हैं। सबसे पहले इसके अंदर नॉमिनल जीडीपी का एस्टिमेशन हमेशा करंट प्राइस पर ही किया जाता है। जो इस समय प्राइस चल रहा है हम उसी को ही क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके नॉमिनल जीडीपी फाइंड आउट करते हैं। सेकंड, ये जो होता है ना ये कंट्री की रियल ग्रोथ को नहीं दिखाता। देखो, रियल ग्रोथ तो तब होगी ना जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, लेकिन नॉमिनल जीडीपी के अंदर तो नॉमिनल जीडीपी बढ़ा, लेकिन वो किसकी वजह से बढ़ा, इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ा। प्रोडक्शन का तो उसमें कोई भी रोल नहीं था इंक्रीज होने का। थर्ड पॉइंट आता है बेटा, इसमें इन्फ्लेशन जो होती है ना वो इंक्लूड होती है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी किसकी वजह से बढ़ रही है, इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ रही है, महंगाई की वजह से बढ़ रही है। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसी को ही ना एक टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एग्ज़ाम के अंदर जब नॉमिनल जीडीपी की टेबल बनानी होती है तो उस समय में ना आपने कोई भी 2 ईयर्स के अमाउंट और क्वांटिटी को ले लेना है। सबसे पहले इस बुक के एग्जाम्पल के अंदर 2011 और 12 का लिया हुआ है और कॉमोडिटीज़ ली हुई है, वीट लिया हुआ है, क्लोथ लिया हुआ है और शुगर लिया हुआ है। हमें मालूम है कि नॉमिनल जीडीपी के अंदर क्वांटिटी सेम रहती है बट प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। तो क्वांटिटी दोनों ईयर में उसने सेम ही ली हुई है। प्राइस देखो, 2011 और 12 के अंदर 105 और 500 पर था, बट 2023 और 24 के अंदर वो प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए, जिसकी वजह से नॉमिनल जीडीपी का अमाउंट भी पहले 5,000 निकला और फिर कितना हो गया, 30,000 हो गया। तो ये टेबल यही शो कर रही है कि नॉमिनल जीडीपी के अंदर जो जीडीपी बढ़ती है वो केवल और केवल प्राइस के इंक्रीज़ होने की वजह से बढ़ती है, ना कि प्रोडक्शन के इंक्रीज़ होने की वजह से। नेक्स्ट करते हैं आप कॉन्सेप्ट ऑफ रियल जीडीपी। रियल जीडीपी जो होती है ना बेटा, इसके अंदर महंगाई को हटा करके, मतलब कि देश में गुड्स का जितना भी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है
उसके बेस पर ही इस जीडीपी को फाइंड आउट किया जाता है। अब इसे समझने के लिए ना हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जो मैंने नॉमिनल में लिया था वही वाला इसमें भी ले लेते हैं, ठीक है। मान लो गवर्नमेंट ने ना 2024 में जो मोबाइल का प्राइस था ना वो 10,000 रुपीज़ फिक्स्ड कर दिया। मतलब ये हमारा बेस ईयर का प्राइस हो गया। अब हम जब भी एस्टिमेशन करेंगे ना तो हम प्राइस को 10,000 ही लेकर के करेंगे। मान लो 2024 के अंदर ना अब कंट्री ने, मतलब हमारे देश ने, जिसे हमने एक शॉप माना था, ठीक है, उसने 10 मोबाइल्स बेचे। अब एक मोबाइल की जो वैल्यू है वो 10,000 रुपीज़ है। जब रियल जीडीपी निकाला जाता है तो ये भी प्राइस मल्टीप्लाई में क्वांटिटी होता है, बट प्राइस कौन सा होता है? बेस ईयर का प्राइस। इसीलिए जब मैं 10 को 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा 1 लाख रुपीज़ फाइंड आउट हो जाएगा। अब बात करते हैं 2025 की। सेम मैंने 10 मोबाइल ही हमारी कंट्री पे शॉप पे बिके, ठीक है, बट अब इन्फ्लेशन की वजह से उसका प्राइस जो था वो 12,000 रुपीज़ हो गया। तो रियल जीडीपी फाइंड आउट करने के लिए आप 12,000 का यूज़ नहीं करोगे, आप 10,000 का यूज़ करोगे जो बेस ईयर का प्राइस माना जाता है। तो अभी भी अगर मैं रियल जीडीपी निकालूंगी तो मैं 10 मल्टीप्लाई में 10,000 करके 1 लाख रुपीज़ ही निकालूंगी। अब बात करते हैं 2026 मतलब नेक्स्ट ईयर की। इस ईयर में ना शॉप पे ना 10 की बजाय 15 मोबाइल सेल हुए। मतलब अब इसने अपने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, सेलिंग को बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं रियल जीडीपी निकालती हूँ तो मैं 14,000 को 15 से मल्टीप्लाई करूँगी और उससे रियल जीडीपी को फाइंड आउट कर लूँगी। अब यहाँ पर देखने में आता है कि यहाँ रियल जो ग्रोथ है ना वो शो हो रही है। क्यों? क्योंकि 2026 के अंदर जीडीपी तो बड़ी ही बड़ी, साथ में प्रोडक्शन मतलब सेलिंग भी इंक्रीज। आई होप कि आपको यहाँ तक का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होती है। रियल जीडीपी के अंदर आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि रियल जीडीपी में जो प्राइस होता है ना उसको 1 ईयर पर ना फिक्स कर दिया जाता है। और सेकंड, ये वहाँ पर रहने वाले जितने भी रेजिडेंट होते हैं ना उन सभी के लिविंग स्टैंडर्ड को भी इम्प्रूव करने का काम करता है। किसी भी देश की रियल ग्रोथ जो है ना वो रियल जीडीपी के थ्रू ही हमें एक्चुअल पता चलती है। अब इसको एक टेबल के थ्रू समझ लेते हैं। टेबल के अंदर भी देखो 2011-12 और 2023 और 24 का ही डाटा लिया गया है, जिसमें वही कमोडिटीज़ व्हीट, क्लोथ एंड शुगर को लिया गया है। अब रियल जीडीपी के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी कि जब रियल जीडीपी इंक्रीज़ होती है तो वो ड्यू टू इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन होती है। प्राइस हमेशा बेस ईयर के कांस्टेंट होते हैं। तो जब हम रियल जीडीपी फाइंड आउट करेंगे तो हम क्वांटिटी को इंक्रीज़ करेंगे, प्राइस को इंक्रीज़ नहीं करेंगे। टेबल में आप देख रहे हो प्राइस सेम है बट क्वांटिटी पहले 20, 100 और 5 थी और जो इंक्रीज़ होकर के अब 30, 210 हो चुकी है। जब हमने इसको मल्टीप्लाई करके रियल जीडीपी फाइंड आउट किया तो देखो पहले 5,000 था और अब 9,000 है। ये लेकिन एक्चुअल ग्रोथ है आपकी कंट्री की। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्शन में इंक्रीज़ होने की वजह से इंक्रीज़ हुई है, ना कि इन्फ्लेशन की वजह से इंक्रीज़ हुई है। अभी तक से आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो हमेशा करंट ईयर के प्राइस पर फाइंड आउट की जाती है, लेकिन जो रियल जीडीपी है ये बेस ईयर के प्राइस पर फाइंड आउट की जाती है। सेकेंड, नॉमिनल जीडीपी जो होती है वो इन्फ्लेशन की वजह से होती है, लेकिन रियल जीडीपी जो होती है वो प्रोडक्शन के इंक्रीज होने की वजह से होती है। नॉमिनल जीडीपी आपको देश की एक्चुअल ग्रोथ का नहीं बताती, लेकिन रियल जीडीपी आपको आपके देश की एक्चुअल ग्रोथ के बारे में बताएगी। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, जिसमें आपको एक फार्मूला यूज़ करना होगा। रियल जीडीपी जो होता है वो इक्वल होता है नॉमिनल जीडीपी बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। अब एक इसका न्यूमेरिकल करके देखते हैं। सबसे पहले आपको नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है 600 रुपीज़, प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है 120। आपको फाइंड आउट करना है रियल जीडीपी। अब रियल जीडीपी फाइंड आउट करने के लिए मैं इस फार्मूले को यूज़ करूँगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि मेरा फार्मूला आ जाएगा नॉमिनल जीडीपी, जिसकी वैल्यू मुझे दी हुई है 600
बाय में प्राइस इंडेक्स जो मुझे दिया हुआ है 120, मल्टीप्लाई में मेरा आ गया 100। जब मैं इसको क्रॉस करती हूँ तो मेरा कितना आंसर निकल जाता है इसके अंदर, 12 5 इज़ 60, तो मेरा आंसर निकल गया 500, जो कि मेरी निकल जाती है यहाँ पर रियल जीडीपी। अब इसी तरीके से आपने एक फार्मूला लर्न कर लिया जिसका यूज़ अब हम नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए करेंगे। अब नॉमिनल जीडीपी के लिए आपने एक फार्मूला किया था जो था रियल जीडीपी इक्वल में नॉमिनल जीडीपी बाय में प्राइस इंडेक्स इनटू 100। अब मैं इसी का ही यूज़ करूँगी। रियल जीडीपी जो है अब वो मुझे दिया हुआ है 240। मैंने रियल जीडीपी की वैल्यू थी तो मैंने रियल जीडीपी के नीचे लिख दी। नॉमिनल जीडीपी मुझे फाइंड आउट करनी है तो मैं इसको एज इट इज़ ही लिख देती हूँ। ये नॉमिनल जीडीपी हो गई, ठीक है। प्राइस इंडेक्स जो है वो मुझे दिया हुआ है 120, इनटू में मेरा आ गया 100। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो ये 120 इधर डिवाइड हो रहा है, ये इधर जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स 240 मल्टीप्लाई में 120 इक्वल में मेरा आ गया 100 नॉमिनल जीडीपी। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, 240 मल्टीप्लाई में 120, ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, मैं इसको यहाँ पर ला करके इसको डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से मेरी इसको सॉल्व करके नॉमिनल जीडीपी जो है उसकी वैल्यू जो होगी वो फाइंड आउट हो जाएगी, जो कि मेरी नॉर्मल जीडीपी की वैल्यू जो होगी वो मेरी निकलेगी यहाँ पर 288। ये मेरा आंसर रहेगा। अभी तक आपने देखा कि इसी एक फार्मूले का यूज़ करके आप रियल जीडीपी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, प्राइस इंडेक्स जिसको हम जीडीपी डिफ्लेक्टर भी कहते हैं इसकी वैल्यू भी निकाली जा सकती है। तो आप एक ही फार्मूला लर्न करें, जिसकी वैल्यूज़ दी हैं उनके प्लेसेस पे पुट करें, सॉल्व करें, तो आपका आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। कई बारी एग्ज़ाम के अंदर ना जीडीपी डिफ्लेक्टर के बारे में भी पूछा जाता है, आपको उस समय में भी इसी फार्मूले का यूज़ करना है, क्योंकि जो प्राइस इंडेक्स होता है ना इसी को ही जीडीपी डिफ्लेटर भी कहा जाता है। मींस जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है ना वो आपके करंट प्राइस पर जो जीडीपी निकाली जाती है, मींस नॉमिनल जीडीपी, और बेस ईयर के प्राइस पर जो जीडीपी निकाली जाती है, मींस कांस्टेंट प्राइस के बेस पर, ठीक है, उन दोनों का ये रेशियो होती है और मल्टीप्लाई 100। तो इसीलिए एग्ज़ाम के अंदर चाहे रियल जीडीपी का फाइंड आउट करना आ जाए, नॉमिनल जीडीपी फाइंड आउट करना आ जाए, प्राइस इंडेक्स या जिसे हम जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं वो फाइंड आउट करना आ जाए, तो आप इसी एक फार्मूले का ही यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको आज का ये जो टॉपिक था नॉमिनल एंड रियल जीडीपी ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक से लेकर के तो आप मुझे कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम जो हैं इसी तरीके से अपने टॉपिक्स को इजीली वे से सॉल्व करते रहें, समझते रहें और एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स को भी गेन कर सकें।